Hello guys, my name is Raj Gupta and you are watching me on Guided Path. So guys, हम जो हैं इस चैनल पे लाए हैं कोर्स आपके लिए क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th के लिए। सो वीडियो डलती रहेंगी धीरे धीरे बट हाँ ये हो जाएंगी पूरी एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली क्लास 9th, क्लास 10th की ज्योग्राफी और आपको सिविक्स पूरी मिल जाएगी। ठीक है, सो इट्स माई प्रॉमिस कि एक महीने में, ठीक है, एक महीना टाइम दो कि हर दिन एक वीडियो डल सके या 2 दिन में एक बार वीडियो डल सके, तो ये पॉसिबल हो जाएगा जल्द ही। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अभी सिविक्स से, क्लास 9 की सिविक्स से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर इज डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सो बहुत सारी चीज़ जानेंगे हम, थोड़ा एडिशनल लेके चलेंगे। कहाँ से? बुक से भी थोड़ा सा एडिशनल होगा इसमें, बट हाँ अच्छी चीज़ है वो आपके लिए भी कि कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हैं हम। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी फर्स्ट? डेमोक्रेसी है क्या, उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूल्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो पीपल हैं वो खुद अपने रूलर्स चूज कर सकते हैं, रूल्स खुद बना सकते हैं। ठीक है, बट डेमोक्रेसी की एक डिफाइन हम बात करें, अब्राहम लिंकॉन ने भी दी। अब्राहम लिंकॉन, द फेमस यूएस प्रेसिडेंट, who says democracy is the form of government for the people, by the people and of the people। so, मतलब ये पीपल समझ रहे हो आप? डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेशिया। तो डेमोस मतलब पीपल, क्रेशिया मतलब रूल। सो रूल ऑफ पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी स्टार्टिंग में आपको। सो इन अ डेमोक्रेसी ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल्स शुड रूल द कंट्री। सो जो लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा वही रूल कर सकते हैं कंट्री को। एंड सेकंड, पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेक्ट। तो जो पीपल हैं वहाँ के, उनको ये फ्रीडम है कि वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपना फ्रीडम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट डेमोक्रेसी स्टार्टिंग में किसी के पास नहीं थी। सो द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नेशन दैट वी हैव इज यूएस। यूएस में सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी। एंड कब आई थी आपको हमें बताना है, किसमें? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हम बात करें। तो अब द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स कैसे कैसे, कब कब कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी आई है हम बात करें, वो सब डिस्कस होगा इसमें। सो डेमोक्रेसी एक्सप्लेन थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। एक्सप्लेन की जगह यहाँ होगा एक्सपेंडेड। सॉरी गाइज, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में बहुत सी कंट्रियाँ ऐसी थी जहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, बट आई है। फॉर एग्जांपल इंडिया। इंडिया में 1947 में आई थी, यस। तो 20th सेंचुरी में हमारे पास भी आई थी, डेमोक्रेसी आई थी। सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी हर पार्ट में क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल एशिया में डेमोक्रेसी यस है, नहीं है। जैसे म्यांमार में क्या है, मिलिट्री कू अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं, डेट हम देख लेते हैं क्योंकि पता नहीं कि कब एंड हो जाए। सो ये वीडियो बन रही है कब? 7 मार्च में भी 8 मार्च होने वाला है अभी, बिकॉज टाइम बहुत कम है। सो 7 मार्च 2021 को ये वीडियो बन रही है। सो मिलिट्री कू अभी चल रहा है कहाँ पे? म्यांमार में। सो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। सो एशिया में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, हम बात करें तो डेमोक्रेसी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। थर्ड चीज़, वाइल अ मेजॉरिटी ऑफ country are democratic today, there are still very large part of the world that are not democratic। so जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंट्रियाँ जो डेमोक्रेटिक हैं, बट बहुत सारी ऐसी जो नहीं है। सो एक मैप दिखाना चाहूँगा मैं आपको। सो ये मैप देख लो एक बार। ठीक है, सो ये आपको मैप दिख रहा होगा, एक कलर देख रहे हो आप? ये कलर देख रहे हो? सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन है, हम बात करें, कलर चेंज करना पड़ेगा मार्कर का मुझे, 1 सेकेंड। सो आप ये देख रहे हो ग्रीन पार्ट, ये यूएसए है ना। यहाँ पे क्या है? फुल डेमोक्रेसी हम बात करें। यहाँ पे फिर आ जाओ थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे थोड़ी कम डेमोक्रेसी है, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया में भी क्या है? डेमोक्रेसी है, बट हम बात करें पार्शियल डेमोक्रेसी है। बट यूएसए क्या है? सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक
कंट्री में आता है इन 2020। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स सुना होगा आपने, अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज इट्स ओके। आपको इस 9th लेवल के हिसाब से इतना ही जानना था। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो कितने फेजेस हैं डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन में? तो बिगिनिंग, द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगन एटलीस्ट 2 century एगो। सो 2 centuries एगो क्या हुई थी? यूएस की हम बात करें, यूएस ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया था। इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टूवर्ड डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश में क्या हुआ था, हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह, तो ब्रिटेन ने तब स्टार्ट की थी डेमोक्रेसी, बट उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमने जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे, लेकिन इंडिपेंडेंस हम होते 1947 में, बट उससे पहले ही वो एक तरह की लहर वो चल जाती है, तो उसी हिसाब से वो बात की गई थी वहाँ पे। एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जब एक कंट्री आपके ऊपर रूल करती है। सो इंडिया क्या थी? एक कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटिश की, ब्रिटिशर्स की। सो हम बात करें कि एंड ऑफ कॉलोनी, जब तक हम किसी के राज में हैं तब तक डेमोक्रेसी नहीं अपना सकते। ठीक है, सो मैनी ऑफ एक्स कॉलोनीज बिकेम डेमोक्रेटिक कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस होते ही हमने क्या किया? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना ली। But most countries that became democracies after gaining independence had a mixed record. They could not remain democracies for long. So बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो कि बहुत ज़्यादा समय तक के लिए डेमोक्रेटिक नहीं रही, है ना, बहुत ज़्यादा समय के लिए डेमोक्रेटिक नहीं रही। बट इंडिया क्या है? फॉर मोर देन 60 ईयर्स, फॉर मोर देन 60 ईयर्स हम डेमोक्रेटिक हैं। ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, कंप्लीट 70 ईयर हमारी क्या डेमोक्रेसी अभी तक है। सो बहुत सारे लोग जब इंडिया डेमोक्रेसी अपना रहा था, तो बहुत से लोग थे, हम बात करें जो वेस्टर्न पीपल, जो बोल रहे थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं रुकेगी, बिकॉज हमारे पास क्या, हमारा वास्ट कल्चर है, हम बात करें हमारे पास डिफरेंट रिलीजन्स हैं। सो उन्होंने बोला था कि हो सकता है कि डेमोक्रेसी जल्दी टूट जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने प्रूव करके दिखाया कि यस, और डाइवर्सिटी इज और यूनिटी, डाइवर्सिटी इज यूनिटी और इंडिया, कि हमारे जितने डाइवर्स हैं वही हमारी क्या यूनिटी है। एंड द रीसेंट फेज इज द नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980। तो 1980 के बाद क्या हुआ? बहुत बड़ा पुश आया डेमोक्रेसी की तरफ, स्पेशली आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन मीन्स यूएसएसआर, यूएसएसआर ना, पता है ना? पता नहीं, यूएसएसआर मतलब जो अब टूट गया है 27 नेशंस में, हम बात करें 27 नेशंस में। तो पहले एक ही था, लेकिन और ये बहुत पावरफुल था, तो इन्होंने बहुत सारे, हम बात करें कंट्रीज को कैप्चर कर रखा था। तो इनके टूटने के बाद क्या हुआ? बहुत सारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला, एंड देन उन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की। ठीक है, सो इन दिस पीरियड मेजर चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। दे मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी। तो इन्होंने क्या किया? मेजर चेंजेस, मतलब पाकिस्तान में आर्मी रूल था वो हटा, फिर डेमोक्रेसी आई। एंड देन सेम विद बांग्लादेश। बांग्लादेश को हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। एंड हम बात करें इसको, हम इसको क्या हुई थी पाकिस्तान से, हम बात करें आज़ादी मिली थी 1971 में, 1971 में इन द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। हमने एक बैटल लड़ा था जो हम जीते थे सिंगल हैंडेडली। इन नेपाल किंग किंग ने अपनी नेपाल में क्या था? किंग रूल, तो उन्होंने अपनी पावर दे दी थी टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। हम बात करें म्यांमार की, म्यांमार का टॉपिक क्या है भी, हम बात करें थोड़ा सा उसमें है न्यूज़ में, रीसेंट मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में म्यांमार। सो यहाँ क्या हुआ था? 1990 में मिलिट्री रूल गिव अप हो गया था, एंड देन इलेक्शंस हुए थे, बट इलेक्शंस क्या हुए थे, फिर भी वो रुके नहीं मिलिट्री वाले। उन्होंने क्या किया? फिर से दोबारा से क्या हुआ? जो जो जीते थे सबको जेल में डाल दिया, हाउस अरेस्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। दैन 2009 में बिकॉज ऑफ, हम बात करें एक्सटर्नल प्रेशर एंड ऑल, मतलब वर्ल्ड का प्रेशर था कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो 2009 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बना म्यांमार का, म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन बना। एंड 2010 में क्या हुआ? इलेक्शंस हुए, एंड देन वो एक तरह से हम बोल सकते हैं इलेक्शन रिपब्लिक कंट्री बन गई। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए हम बात करें कुछ रूल्स होंगे जिसको सब फॉलो करते होंगे। सो उसके लिए हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। So पहला point, the UN has evolved many countries that are now binding on almost countries of the
वर्ल्ड। द यूएन जनरल सेक्रेटरी इज इट्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सो हम बात करें यूएन, सबने सुना होगा ना यूएन, यूनाइटेड नेशंस। सो ये बना था कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एंड इससे पहले क्या था? लीग ऑफ नेशंस। हम बात करें इससे पहले क्या था? लीग ऑफ नेशन, जो कि आपके बुक में शायद मेंशन ना हो, लेकिन हमें बताना था तो हमने बता दिया। तो लीग ऑफ नेशन क्या है? हम बात करें यूएन से पहले क्या था? लीग ऑफ नेशन, जो कि फेल हो गया था। फेल क्यों हुआ? क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया, तो इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। एंड देन यूएन कॉन्स्टिट्यूट हुआ बाय यूएस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। सो द यूएन हैज़ इवॉल्व मैनी कंट्रीज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज यूएन के अंडर आती हैं। नाउ देर आर 193 कंट्रीज विच आर अंडर यूएन। एंड ओवरऑल कंट्रीज कितनी है? 195। सिर्फ 2 कंट्री ऐसी हैं जो यूएन के अंडर नहीं आती हैं। और जो जनरल सेक्रेटरी होता है यूएन का, वही क्या होता है? उसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है। सेकेंड पॉइंट, द यूएनएससी एंड organ of UN is responsible for maintaining peace and security. So UNSC, United Nation Security Council, ये एक ऑर्गन है यूएन का जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम क्या है? यूएनएससी का। एंड IMF and World Bank give loans to government before lending. They ask the concerned government to show all its account and direct it to make changes in the economic policy। हम बात करें सो IMF क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लिखना पड़ेगा क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड WB सबको पता होगा, वर्ल्ड बैंक। तो ये क्या करते हैं? लोन्स देते हैं बिफोर लैंडिंग। वो क्या करते हैं? जो गवर्नमेंट है जो लोन ले रही है, उसके अकाउंट्स वगैरह चेक करते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसकी इकोनॉमी चेंज करने, मतलब पॉलिसी जो होती है उसको चेंज करने के लिए बोलते हैं। सो ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमने पढ़ा अभी, IMF पढ़ा, यूएनएससी हम बात करें, IMF हुआ है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनएससी हो गया, एंड UNGA भी होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हम बात करें, यूनिसेफ भी सुना होगा आपने। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने सुनी होगी। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या है? ये डिसीजन, ये डेमोक्रेटिक होते हैं, मतलब हर किसी के पास एक ही वोट होता है, हम बात करें। ठीक है, सो आंसर इज़ वेरी सिंपल, आंसर इज़ नो, कि डेमोक्रेटिक नहीं होते। बिकॉज पहले देख लेते हैं हम क्या होता है, इसके बाद डिस्कस करेंगे। एवरी वन ऑफ द 193 मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन, मतलब 193 मेंबर्स हैं, जैसे पहला बता चुका हूँ मैं। इनका एक ही वोट होता है किसमें? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, UNGA में। बट इट कैन नॉट टेक डिसीजन अबाउट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 कंट्रीज। बट जो UNGA का हम बात करें, UNGA क्या एक तरह की जनरल असेंबली है, वहाँ पे कोई ज़्यादा बड़े डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। सो वो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, जैसे अगर 2 कंट्रीज में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, तो UNGA उसका वो नहीं देगी कि इसमें क्या होना चाहिए। वो काम कौन करता है? UNSC। कौन करता है? UNSC। ठीक है, कौन करता है? UNSC। सो द 15 मेंबर UNSC टेक सच डिसीजंस। तो जो 15 मेंबर्स हैं UNSC के, वो ये डिसीजन करते हैं। हेयर ऑल्सो रियल पावर इज विद 5 परमानेंट मेंबर्स। सो जो 15 मेंबर्स हैं, इसमें क्या है? 10 परमानेंट में, सॉरी 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, नॉन परमानेंट। ठीक है, और हम बात करें 5 क्या है? परमानेंट। 5 परमानेंट क्या है? जो कि इनिशियली कंबाइन करके जिन्होंने यूएन बनाया था, हम बात करें सो US। ठीक है, हम बात करें रशिया, हम बात करें चाइना, हम बात करें UK, एंड देयर इज वन मोर, एंड द नेम इज फ्रांस, मे बी फ्रांस, आई फॉरगेट द फिफ्थ नेम। so please search it and tell me in the comment section। इसमें भी फ्रांस, फ्रांस शायद। ठीक है, सो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर में अभी इंडिया शामिल हुआ है रिसेंटली इन 2021, इन 2021। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली वोटिंग होती है कि प्रॉपर। ठीक है, सो वो डिटेल में नहीं पढ़ना है मैं, हमें क्या पढ़ना है हमें, कि 15 मेंबर्स होते हैं जो कि ये सारे डिसीजन लेते हैं अगर किसी 2 कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो। So IMF's 188 members does not have equal voting right। IMF में भी क्या है कि ये क्या है? वोटिंग राइट इक्वल नहीं है। मोर देन 52% ऑफ द वोटिंग पावर इज इन हैंड्स ऑफ ओनली 10 कंट्रीज। सो जो 52% वोट्स हैं वो किसके हाथ में? सिर्फ 10 कंट्रीज के हाथ में है। हम बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज ऑलवेज बीन अ सिटीजन ऑफ US, कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी, और वी कैन से फाइनेंस मिनिस्टर in India। In India, we can say finance minister, and in US, we can say treasury secretary।
सो IMF के जो 188 मेंबर है वो क्या है, उनके पास इक्वल वोटिंग राइट नहीं है। तो 52% जो वोट है, वोटिंग पावर है, वो किसके हाथ में, 10 कंट्रीज के हाथ में है। और जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का, वो हमेशा कैसे चुना जाता है, वो एक सिटीजन होना चाहिए यूएस का, एंड कन्वेंशनली ही वॉज नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी। सो दिस वॉज द चैप्टर नंबर वन, class ninth. So if you like the video, please share it with your friends and all. So thank you for watching my video, and if you like the video, please share it. And हम आपको और ज़्यादा, जैसे चैप्टर वन फिर चैप्टर टू, सो ये रुकेगा नहीं, ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। क्लास 11th भी आएगी एक समय पे, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। एंड इफ़ नीडेड 12th भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।